बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आजकल बड़े मसरूफ दिन गुजर रहे होंगे आपके स्टडी में, और गुजरने चाहिए भी। मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अच्छे अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत कोशिश लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट 4 है और इसका सिलेबस हमारे पास आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और इसके साथ है सेंटेंस कंप्लीशन 91 टू 120। क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 51 कुछ यूं चलेगा हमारे पास। द फेमस सिंगर, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो नाउन्स हैं हमारे पास और दो नाउन्स को हमारे पास कंबाइन किया गया है किसके साथ? एंड के साथ। अब जब आप एंड की बात करते हैं ना और नाउन्स की बात करते हैं तो आपने याद रखना है एंड के साथ आपको चार रूल्स याद रखने हैं लाजमी तौर पर। देखें, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हम दो नाउन को कंबाइन करेंगे एंड के साथ। अब यहां पर सबसे जरूरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती। प्रेफरेंस एक बिल्कुल सेपरेट रूल चलता है हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं ना, हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे होंगे अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एज वेल एज के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बिसाइड्स के साथ, ऑफ के साथ। तो ऐसी सूरत में हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट वन को। लेकिन अगर हम दो नाउन को कंबाइन कर रहे होंगे आइदर और के साथ, नाइदर नोर के साथ और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, तो हम प्रेफर करेंगे सेकंड वन को। वो प्रेफरेंस का रूल चलता है। एंड वाले मामले में प्रेफरेंस नहीं होती, याद रखिएगा। एंड वाले मामले में या तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो पहली जो दो कंडीशन, जो दो रूल्स हमारे पास बनते हैं, यहां पर हमारे पास दो नाउन को लिखा गया होगा, दो नाउन को कंबाइन किया गया होगा एंड के साथ। तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। या तो हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगल सब्जेक्ट के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिखेंगे, या हम इनको लिखेंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट के तौर पर प्लूरल ट्रांसलेशन के लिए। यानी कि हम क्या करेंगे, हम दो चीजों को मिलाकर या तो एक चीज बनाएंगे या दो चीजों का मतलब वाकई में दो चीजें होगा। जैसे मैं अगर एक दो एग्जांपल्स दूं तो जरा अच्छे तरीके से बात समझ आ जाएगी आपको। ये रूल की जो डिस्कशन है थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जरूरी है। और अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि ये क्यों बड़ा जरूरी है। मैं पास पेपर के दो क्वेश्चंस भी आपको इसके साथ बता दूंगा ताकि आपको याद रहे कि आपने क्यों इस बात को लाजमी तौर पर स्ट्रेस दे के मैं बोल रहा हूं कि आपने लाजमी तौर पर इस बात को पल्ले बांध लेना है। देखें, हमारे पास हम एक्सप्रेशन बोला जाता है, हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। और अगर मैं ब्रेड एंड बटर बोलता हूं और आपसे पूछता हूं कि बेटे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो 99.9% बच्चे यही कहेंगे कि सर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक पढ़ा ही इसको सिंगुलर है। इसमें हम ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलता हूं, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अब जैसे ही मैं नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मतलब मैं हरगिज तौर पर रोजी रोटी नहीं ले रहा। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब मेरे पास वाकई ब्रेड और बटर है, मैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो मैं इनको सिंगुलर कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इनको क्या कंसीडर करूंगा? प्लूरल कंसीडर करूंगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं कुछ यूं बोलता हूं, इन्हीं दो नाउन्स को मैं कुछ यूं बोलता हूं कि ब्रेड एंड बटर। अब जरा आपने ट्रांसलेशन देखनी है, ब्रेड एंड बटर डैश हार्ड टू अर्न दीज डेज, हार्ड टू अर्न दीज डेज। आजकल रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में हम ब्रेड एंड बटर को सिंगल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे होंगे तो हम इसको इज के साथ लिखेंगे, हम इसको आर के साथ नहीं लिखेंगे। तो आपने याद रखना है, जब भी दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन किया गया हो तो या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसमें प्रेफरेंस नहीं होती कि हमने फर्स्ट को प्रेफर करना है या सेकंड को प्रेफर करना है। तो जब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ लेंगे, जब तक आप पूरी बात नहीं समझ लेंगे, तब तक आपने इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं करना है। तो जैसे अभी हमारे पास था पेपर में, आपके पास सेंटेंस था ही एंड आई। अब सेंटेंस कुछ यूं चलता है,
कि ही एंड आई डैश कमिंग। अब आपको मैं पास पेपर के दो क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए लाजमी तौर पर कि पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आया और बच्चों ने गलतियां क्या की। अब ही एंड आई डैश कमिंग में हमारे पास ऑप्शन है इज कमिंग, एम कमिंग या आर कमिंग। अब इन तीन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि वो प्रेफरेंस रूल उनके ज़हन में चल रहा होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने ही को प्रेफर करते हुए करेक्ट ऑप्शन कौन सा कर दिया इज, और बहुत सारे बच्चों ने आई को प्रेफर करते हुए करेक्ट ऑप्शन कौन सा कर दिया एम, जबकि ये दोनों ही गलत है। एंड वाले मामले में रूल आपने याद रखना है कि एंड वाले मामले में कोई प्रेफरेंस नहीं होती। जब प्रेफरेंस नहीं होती तो चीजें या तो सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी। और पल्ले बांध लीजिएगा कि जब भी दो प्रोनाउंस को एंड के साथ कंबाइन किया गया होगा तो वो लाजमी तौर पर प्लूरल होंगे। ही एंड आई ना तो इज होगा, ही एंड आई ना तो एम होगा, बल्कि क्या होगा, ही एंड आई आर होगा। जब भी दो प्रोनाउंस को आप कंबाइन करेंगे एंड के साथ तो वो दोनों प्लूरल होंगे, याद रखिएगा। इसी तरह आप याद रखेंगे तीसरा और चौथा रूल जो हमारे पास रहेगा एंड के साथ, हम कहते हैं कि अगर हम दो नाउन को कंबाइन करें एंड के साथ, अगेन हम कंबाइन किसके साथ कर रहे हैं, एंड के साथ। अगर आप दो नाउन को कंबाइन करेंगे एंड के साथ और आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, अब ये बात समझने वाली है, आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव अगर सिर्फ पहले वाले के साथ लिखेंगे, यानी कि आप दो नाउन लिखे आपने एंड के साथ और आपने पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल या आर्टिकल दोनों में से कोई एक चीज सिर्फ पहले वाले के साथ लिखी, तो आपने इसको कंसीडर करना है सिंगुलर, आपने इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिखना है सिंगुलर। लेकिन अगर आप आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के साथ लिखते हैं, आप नाउन वन के साथ भी लिखते हैं, नाउन टू के साथ भी लिखते हैं और दोनों को कंबाइन कर रहे होते हैं एंड के साथ, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, ऐसी सूरत में आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने इनको प्लूरल ट्रीट करना है जब ये दो नाउन के साथ डिफरेंटली आप यूज करेंगे आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन आप यहां पर एक बात याद रखिएगा, मैं इंक का कलर चेंज करके ये बात थोड़ा सा लिख देता हूं आपको कि यहां पर इन दो रूल्स में खास तौर पर हम जिन नाउन की बात करें ना, ये टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कार, पर्सन, प्लेस वाला नहीं है। यहां पर नाउन का मतलब है रिलेशन, यहां पे नाउन का मतलब है डेजिग्नेशन, यहां पे नाउन का मतलब वो हरगिज नहीं है कि आप इसको ये लें कि हमारे पास पेन आ गया, पेंसिल आ गई। जैसे फर्ज करिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, अगर मैं दो तरह से सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं द टेबल एंड चेयर, तो टेबल और चेयर दो नाउन हो गए और दो नाउन में से आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट वन के साथ। और अगर मैं इसको बोलता हूं द टेबल, मैं इसको लिखता हूं द टेबल एंड द चेयर, अब यहां पर हमारे पास दो नाउन हो गए और दो नाउन में दोनों नाउन के साथ ही आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप पहले वाले को सिंगुलर कंसीडर करेंगे और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप दूसरे वाले को प्लूरल कंसीडर करेंगे। कि सर ने कहा था जब भी दो नाउन को एंड के साथ कंबाइन किया गया हो तो हम अगर एक आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव हो तो हमने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है, और अगर दोनों के साथ सेपरेट हो तो हमने प्लूरल कंसीडर करना है। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर हम नाउन की बात करेंगे तो इस नाउन का मतलब हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा, डेजिग्नेशन होगा या टाइटल होगा। ये वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि आया हम एक बंदे की बात कर रहे हैं या दो बंदों की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं माई लॉयर एंड कजन डैश कमिंग, अब कजन और लॉयर दोनों डेजिग्नेशन है, रिलेशन है, टाइटल है, तो ऐसी सूरत में आपसे क्या बोलूंगा कि अगर मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा ना तो इसका मतलब है कि वन पर्सन इज कमिंग, वो मेरा कजन भी है और मेरा लॉयर भी है। जैसे मैं बोलता हूं माई फ्रेंड एंड डॉक्टर डैश कमिंग, इसका मतलब एक बंदा आ रहा है, वो मेरा दोस्त भी है और मेरा डॉक्टर भी है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा माई डॉक्टर एंड माई फ्रेंड, जब मैं दोनों के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लगाऊंगा तो इसका मतलब दो लोग आ रहे हैं, उनमें से एक मेरा डॉक्टर है और एक मेरा दोस्त है। तो ये उन सेंटेंसेस के लिए होगा जिसमें हम रिलेशन, डेजिग्नेशन या टाइटल की बात करेंगे।
ये पर्सन प्लेस थिंग के लिए कभी भी नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट, बल्कि ये 5 पॉइंट आपके पास बनेंगे। पांचवा पॉइंट आपके पास क्या बनेगा कि आपने जब भी दो प्रोनाउंस को एंड के साथ कंबाइन करना है तो आपने प्रेफरेंस पे नहीं जाना, आपने दोनों को कंबाइन करके क्या कंसीडर करना है बेटे, प्लूरल कंसीडर करना है। याद रखिएगा, आप इसको कभी भी सिंगुलर कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे यहां पे देखिएगा, सो आप क्वेश्चन पे आ जाएं, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। अब एक नाउन हमारे पास क्या है, सिंगर, और एक नाउन हमारे पास क्या है, कंपोजर। अब दोनों आप देख रहे होंगे कि दोनों डेजिग्नेशन है, टाइटल है, पर्सन प्लेस थिंग वाला चक्कर नहीं है, टेबल पेपर वाला चक्कर नहीं है। और आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट वन के साथ। तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज अ सिंगर एज वेल एज कंपोजर। वो सिंगर भी है और कंपोजर भी है। तो जब वो सिंगुलर है तो हम आर नहीं लिख सकते, हैव नहीं लिख सकते, और सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम इज अराइव्ड तो नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, हैज अराइव्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो ये पूरी बात को आपने याद रखना है कि पूरी बात कुछ इस तरह चलेगी कि आपने जब भी नाउन या प्रोनाउन को एंड के साथ कंबाइन किया हुआ देखेंगे तो आपने ये 5 सिचुएशन याद रखनी है, ये 5 बातें अपने पल्ले बांध लेनी है और गलती नहीं करनी इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन 52, और क्वेश्चन 52 में आप देख रहे हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे पास कौन सा चलेगा, एज इफ। अब जैसे ही सेंटेंस में एज इफ आता है तो हम पहले भी इस रूल की बात कर चुके कि इसके बाद 2 सिचुएशन बनेंगी, या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा या एक्शन होगा। स्टेट ऑफ बीइंग की सूरत में हमने एज इफ लाजमी तौर पर किसके साथ ट्रांसलेट करना होता है बेटे, वर के साथ। अपार्ट फ्रॉम के हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने उसको वर के साथ लिखना है। एक्शन की सूरत में हम 2 तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो हम इसके बाद लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और ये हम तब लिखेंगे जब एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा गया होगा, और यहां हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हम तब लिखेंगे जब एज इफ से पहले क्या लिखा गया होगा, पास्ट लिखा गया होगा। लेकिन एज इफ के बाद या तो वर आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। और अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो आप स्टेट ऑफ बीइंग को आपने हमेशा किसके साथ लिखना है, वर के साथ लिखना है। अब एक बात तो तय हो गई कि एज इफ आ गया तो अनरियल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, पास्ट सब्जंक्टिव है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था वर्ब के टेस्ट में कि पास्ट सब्जंक्टिव का वर्ड याद रखिएगा। और जिन बच्चों ने रेगुलर सेशन हमारे पास नहीं पढ़ा हुआ झंग में, जिन्होंने रेगुलर क्लास हमारे पास नहीं पढ़ी हुई, मैं उनसे खास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर तो मैं कर नहीं सकता तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि सेंटेंस वर्ब के कंडीशनल सेंटेंसेस के जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे मेरे, वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, बड़े जरूरी हैं। उन्हीं में आप पास्ट सब्जंक्टिव को देखेंगे। अच्छा, आप आगे चलेंगे। अब देखें हमारे पास लिखा हुआ है द मेजोरिटी। अब मेजोरिटी हमारे पास क्या होता है कि मेजोरिटी को हमने ट्रीट करना होता है सिंगुलर। अब टेक्निकली मेजोरिटी के साथ आना चाहिए सिंगुलर, और सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में लिखा हुआ है, पास्ट में। अब यहाँ पे 2 3 4 बातें हमारे पास इकट्ठी चलेंगी। अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में हो तो सेकंड लाजमी तौर पर पास्ट में हो तो सेकंड लाजमी तौर पर पास्ट में होता है। तो इसका मतलब आर या इज तो हम किसी सूरत नहीं लिख सकते, या तो हमें वाज लिखना है या वर लिखना है। अब मेजोरिटी को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और अगर हम मेजोरिटी को देखेंगे तो हमें यहां पर क्या लिखना है, वाज लिखना है। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे सेंटेंस का असल कीवर्ड हमारे पास क्या चल रहा है, असल कीवर्ड है एज इफ। एज इफ के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, हमने वाज नहीं लिखना होता, बल्कि हमने क्या लिखना होता है, वर लिखना होता है। जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन चार्ली कभी भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, बीटा होगा। ये एज इफ पास्ट सब्जेक्टिव बड़े अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाइएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 53, ओनली 62% ऑफ। अब देखें यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 62% ऑफ। कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास इस तरह के होते हैं कि जो ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, उनके साथ आने वाला नाउन, उनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर कंसीडर होंगे या प्लूरल कंसीडर होंगे। जैसे देखें नंबर 1 में हमारे पास है परसेंटेज,
जब भी कोई परसेंटेज लिखी हुई होगी तो हमने उसको सिंगुलर या प्लूरल नहीं करना, हमने ये डिसाइड कर, ये कौन डिसाइड करेगा, ये साथ आने वाला नाउन या सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं 50% ऑफ क्लास, अगर मैं 50% ऑफ क्लास बोलता हूं तो क्लास चूंकि सिंगुलर है तो मैं लिखूंगा इज, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 50% ऑफ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। इसी तरह हमारे पास है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है, जब हम बोलते हैं 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, जब हम इस तरह बोलेंगे, उसके बाद हमारे पास जैसे मेजोरिटी का वर्ड है, हमारे पास मोस्ट का वर्ड है, हमारे पास एक्सप्रेशन चलते हैं, जैसे हमारे पास हेयर का वर्ड है, हमारे पास देयर का वर्ड है। ये वो एक्सप्रेशन है बेटे, आपने याद रखना है, ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। इन सब के साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमने इनको सिंगुलर कंसीडर करना है या प्लूरल कंसीडर करना है। अगर इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर रहेंगे, अगर इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर ये क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा ओनली 62% ऑफ रिस्पोंडेंट्स, अब रिस्पोंडेंट्स हमारे पास किस में लिखा हुआ है, प्लूरल में, तो प्लूरल ही हम इसे कंसिडर करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे ओनली 62% ऑफ रिस्पोंडेंट सेड दे डैश सेटिस्फाइड। अब एक तो प्लूरल वाली बात होगी कि यहां पर हमें प्लूरल लिखना है। अब प्लूरल के साथ साथ दूसरी बात क्या है, चूंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो प्लूरल के साथ साथ हमें पास्ट में भी लिखना है। तो हम इज या आर तो नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, वर। हमने प्लूरल ट्रीट करना है और प्लूरल ट्रीट करने के साथ साथ क्या ट्रीट करना है, पास्ट में लेकर के जाना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, वर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 54, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉज कंट्रोवर्सी। अब जब ऑफ आ जाता है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती है, फर्स्ट वन के साथ। जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, अगर यहां पे लिखा हुआ होता विद, अगर यहां पे लिखा हुआ होता अलोंग विद, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर यहां पे लिखा हुआ होता विद अलोंग विद, यहां पे लिखा हुआ होता टुगेदर विद, अगर यहां पर लिखा हुआ होता अकम्पनीड बाय एज वेल एज एक्सेप्ट बट ऑफ, मैं सारे लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, आप अपने पास लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप दो सब्जेक्ट को इनमें से किसी वर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हो तो आपने याद रखना है आपकी सारी की सारी प्रेफरेंस किसके साथ रहती है, सब्जेक्ट वन के साथ रहती है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। यहां पे चूंकि स्लॉटर सिंगुलर है तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हैज रहेगा। द स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर देयर फर हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी। याद रखिएगा इन वर्ड्स को, इनकी सूरत में हमने फर्स्ट वन को प्रेफर करना होता है। इसी तरह जब हमने आइदर और नाइदर और नॉट ओनली यूज करते हैं दो सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, तो फिर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती है, सेकंड वन के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन 55 पे, द कमेटी। हम जैसे ही कमेटी का वर्ड पढ़ते हैं तो पहला वर्ड जो हमारे जहन में आता है, पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पूरा एक कलेक्टिव नाउन का रूल है जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखेंगे, द कमेटी डैश वोटिंग ऑन द रिप्रेजेंटेटिव टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब जब हम वोटिंग की बात करते हैं और कमेटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली कमेटी के जितने मेंबर्स होंगे और वो सब मिलकर एक वोट तो नहीं डालेंगे ना, वो सब मिलकर अपना अपना वोट डालेंगे। जब वो सब मिलकर अपना अपना वोट डाल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हम इनको प्लूरल कंसीडर करेंगे। और प्लूरल कंसीडर करने के साथ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा हुआ है, जिसका मतलब हमें टेंस को मुकम्मल करने के लिए वाज या वर में से चूज करना। हम हैज और हैव के साथ करेक्ट टेंस नहीं बना सकते और हम इसे प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, वर। द कमेटी वर वोटिंग। जो भी कलेक्टिव नाउन होता है कि हमने उसको सिंगुलर कंसीडर करना है या प्लूरल कंसीडर करना है, तो ये याद रखिएगा, ये हर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है। अगर तो सेंटेंस में
सारे जितने भी कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, अगर उनको यूनिटी में बताया जा रहा है, अग्रीमेंट में बताया जा रहा है, अगर उनको एक टीम के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, तो फिर लाजमी तौर पर हम उन्हें क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर वो डिवाइडेड हैं और डिवाइडेड होने के साथ साथ डिसएग्रीमेंट में है और वो अपना अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्शन है, इंडिविजुअल थिंकिंग है, तो ऐसी सूरत में बेटे फिर हमने उनको क्या कंसीडर करना है, प्लूरल कंसीडर करना है। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते, कभी भी अगर कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछे कि सर क्लास को हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे प्लूरल, फैमिली को सिंगुलर कंसीडर करेंगे प्लूरल, आर्मी को सिंगुलर कंसीडर करेंगे प्लूरल, तो ये एक इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा, ये इररेलेवेंट बात होगी। हम जब तक पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा सेंटेंस नहीं समझेंगे, हम तब तक कलेक्टिव नाउन को नहीं समझ सकते कि हमने उसको सिंगुलर कंसीडर करना है या प्लूरल कंसीडर करना है। बहरहाल यहां पर हम कमेटी को प्लूरल कंसीडर करेंगे क्योंकि हर एक ने अपना वोट डालना है। उसके बाद आ जाता है पुलिस, और पुलिस के बारे में मैं आपको 12 दफा पहले भी बता चुका, शायद हमने नाउन प्रोनाउन वाले टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया कि पुलिस जहां पर भी आएगा आपने याद रखना है, पुलिस को आपने प्लूरल ट्रीट करना है। इसलिए हम यहां पर द पुलिस वाज या हैज तो लिख नहीं सकते, सिंगुलर वाले तो दोनों ही गलत हुए। अब अगली बात है द पुलिस डैश अक्यूज्ड ऑफ मिस हैंडलिंग द इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को मिस हैंडल किया है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब हम हैव नहीं लिख सकते, हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, वर होगा। लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखिएगा, अगर आप पुलिस की जगह पर वर्ड लिखते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट, तो फिर आपने याद रखना है आपने इसको प्लूरल कंसीडर नहीं करना, फिर आपने इसको क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। यहां आप पुलिस की जगह पर आप लिखते हैं पंजाब पुलिस, आप इसे स्पेसिफाई कर देते हैं किसी भी सिटी, रियासत या मुल्क की पुलिस के साथ, तो ऐसी सूरत में भी आप इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, आप इसे प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे। अदरवाइज जहां पर भी पुलिस आएगा आपने पुलिस को प्लूरल कंसीडर करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 57, मिलियंस ऑफ। अब मिलियंस ऑफ में पहली बात तो यह है कि मिलियंस का रूल आप देख लेंगे, हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास 100 का वर्ड है, हमारे पास 1000 का वर्ड है, हमारे पास 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन के वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, हम इनको सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं। बास दफा आप देख रहे होंगे कि इनको एस के बगैर लिखा जा रहा होता है और बास दफा इनको एस के साथ लिखा जा रहा होता है। तो सिंपल सा फिनोमिना बता देता हूं कि अगर इनके बाद ऑफ लिखा हुआ है ना, तो फिर आप इनके साथ एस का एडिशन करेंगे, और अगर इनके साथ ऑफ नहीं लिखा हुआ तो आप इनके साथ एस का एडिशन नहीं लिखेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ होता 2 मिलियन, अब 2 मिलियंस मैं नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, 2 मिलियन। लेकिन अगर लिखा होगा मिलियन ऑफ, तो मैं मिलियन ऑफ नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मिलियंस ऑफ। अब दूसरी बात यह है कि जब हम मिलियंस ऑफ बोल रहे हैं तो लाजमी तौर पर हम इसके साथ आने वाला नाउन, इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो जब प्लूरल है तो मैं इसको डॉलर नहीं लिखूंगा, बल्कि मुझे क्या लिखना होगा, डॉलर्स। तो डॉलर की वजह से हमारा चारियो डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। और जब हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स बोल रहे हैं तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल, जिसकी वजह से हमारा इज गलत है और हमारा बीटा ऑप्शन गलत। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलता है, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो दो तीन बातें हैं जो आपने इसके लिए याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 58, केट एंड नॉट यू। जब आप दो कोमा लिख देते हैं ना, याद रखिएगा, और खास तौर पर आपने इस तरह लिख दिया एंड नॉट यू, तो ये जो बात आपके पास बन जाती है ना, ये आप समझ लें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसका हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। तो हमने अपने सब्जेक्ट को देखना होता है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, केट। केट चूंकि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर ही लिखना है। और दूसरी बात, केट डैश द प्राइज, इसका मतलब है कि उसने प्राइज जीता है, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, और एक्टिव वॉइस में सॉरी लिखना है। तो हम वाज वुन या वर वुन तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ तो हैज वुन लिखेंगे, हैव वुन लिखेंगे। और चूंकि सिंगुलर है तो हम हैव वुन नहीं लिखेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हैज वुन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 59, द कॉशियस। अब द कॉशियस रूल याद रखिएगा, जब भी आप किसी एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के साथ दा लगा देते हैं तो आप उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल। जैसे हम बनाते हैं ना, हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं एस लगाने के साथ, एस लगाने के साथ, आई एस लगाने से, वाई के साथ एस लगाने से, वाई हटा के आई एस लगाने से, एफ ई के साथ एफ ई हटा के वी एस लगाते हैं। तो नाउन के प्लूरल के लिए तो डिफरेंट रूल चलते हैं हमारे पास, लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने का सिर्फ एक ही रूल होता है हमारे पास कि एडजेक्टिव के साथ जब भी आप दा लगाएंगे तो इसका मतलब आपने उसका क्या बना दिया, प्लूरल। जैसे आपके पास ब्लाइंड है, आप लिखेंगे दा ब्लाइंड, तो इसका मतलब आप दा ब्लाइंड इज नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, आर। आप रिच का प्लूरल कैसे बनाते हैं, दा रिच। आप पुअर का प्लूरल कैसे बनाते हैं, दा पुअर। आप यंग का प्लूरल कैसे बनाएंगे, दा यंग। इसी तरह आप वाइज का प्लूरल कैसे बनाएंगे, दा वाइज। आप जब भी किसी भी एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो डेफिनेट आर्टिकल लगाने से आप उसे प्लूरल लिखेंगे। तो यहां पर द कॉशियस का मतलब हमने इसको प्लूरल कंसीडर करना है, डैश लेस लाइकली टू सफर। तो हम इसको अगर लिखेंगे हैज, अब हमारे पास है यहां तो हम हैव लिखेंगे या आर लिखेंगे। अब हैव लिखते तो आगे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी या पोजेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। उसके बाद आगे चलेंगे, आर अल्फा में भी ठीक है, बीटा में भी ठीक है, डेल्टा में भी ठीक है। अब हम आगे चलेंगे द हीडलेस, अगेन सेम रूल चलेगा कि आपने हीडलेस को देखना है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ दा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे। प्लूरल कंसीडर करेंगे तो हमने इसको इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिखना है। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन तो हैज की वजह से गलत है। और बीटा में आप देखेंगे कि बट द हीडलेस डैश मोर चांसेस, डैश मोर चांसेस अगर हम यहां पे लिखते हैं ना हीडलेस आर मोर चांसेस तो सेंटेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन आर की वजह से गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा कि द हीडलेस हैव, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। रूल याद रखिएगा, जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ आप दा लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, तो इसका मतलब आप उसका क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 60, देयर डैश अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन। मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हमारे पास देयर का वर्ड है, हमारे पास हेयर का वर्ड है, ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अब सब्जेक्ट लिखा हुआ है अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स। अब जैसे ही ऑफ आता है तो समझ जाएंगे कि हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन के का मतलब है हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है अ लार्ज सप्लाई, जो कि क्या है, सिंगुलर। तो इसका मतलब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर। देयर डैश अ लार्ज सप्लाई, हम परफेक्ट में नहीं जा रहे तो इसका मतलब हैज और हैव तो हम लिख नहीं सकते, तो यहां तो हम देयर इज लिखेंगे या देयर आर लिखेंगे। और देयर आर हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट अ लार्ज सप्लाई है और लार्ज सप्लाई सिंगुलर है, तो हमें यहां पर बेटे क्या लिखना, इज। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 61, अ पेयर ऑफ ऑक्सन या ऑक्सन्स। अब देखिए ये जो सिंगुलर प्लूरल वाले रूल्स है ना नाउन के, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक बिलीव नहीं आप गलतियां करेंगे। अब देखिए ऑक्स वर्ड सिंगुलर होता है और ऑक्स का प्लूरल हमारे पास क्या होता है, ऑक्सन। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह चाइल्ड हमारे पास सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन हमारे पास बेटे क्या होता है, प्लूरल। तो जब हमने ऑक्सन बना दिया तो ऑक्सन्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, गैर जरूरी तौर पर प्लूरल का फर्दर प्लूरल बनाया गया है, जिसका मतलब हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन गलत है। और जब हम लिख रहे हैं अ पेयर ऑफ ऑक्सन यॉक टुगेदर, तो वाह, अब अगली बात ये होगी कि हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसको ऑफ के साथ। अब अ पेयर ऑफ ऑक्सन को जब हम बात करेंगे तो अ पेयर ऑफ ऑक्सन प्लूरल नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। अ पेयर ऑफ ऑक्सन योर टुगेदर वाज यूज्ड, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आपको याद हो कि आप वर्ड लिखते हैं सीजर्स, और जैसे ही आप लिखते हैं अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो जैसे ही आप पेयर ऑफ सीजर्स लिखते हैं तो आप पेयर ऑफ सीजर्स को आर नहीं लिखते बल्कि आप क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं। जब भी आप पेयर ऑफ लिखेंगे तो आपने अपने नाउन को, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 62, द अपेंडिसेस।
जिस तरह हमारे पास वर्ड होता है इंडेक्स, और इंडेक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इंडेक्स का प्लूरल हमारे पास बनता है इंडेसिस। इसी तरह हमारे पास सिंगुलर वर्ड होता है अपेंडिक्स, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल हमारे पास क्या बनेगा, अपेंडिसेस। तो डेफिनेटली जब हमारे पास प्लूरल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम प्रोवाइड्स के साथ तो इस सेंटेंस को ठीक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत है। और प्रोवाइड के बाद जब हम देखेंगे कि समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ, अब स्टैटिस्टिक्स के स्पेलिंग का खड्डा है हमारे पास यहाँ पे अल्फा और डेल्टा में। स्टैटिस्टिक्स के जो स्पेलिंग डेल्टा में लिखे हुए हैं वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि नाउन के सिंगुलर प्लूरल के जो रूल्स हैं, और खास तौर पर वो वर्ड जो दूसरी लैंग्वेजेस में से आते हैं, जैसे अभी हमारे पास इंडेक्स का वर्ड है, जैसे डाटा का वर्ड है, हमारे पास एनालिसिस का वर्ड है, क्राइसिस का वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड जो दूसरी लैंग्वेजेस में से आते हैं वो आपने लाजमी तौर पर क्या करने हैं, उनको रट्टा मार लेना, अच्छे से याद रखने हैं ताकि गलती ना हो हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन 63, पीपल एक्सपेक्ट। जब हमने पीपल लिख दिया तो पीपल डेफिनेटली हमारे पास क्या होता है, प्लूरल, इसका मतलब हम एक्सपेक्ट्स नहीं लिख सकते, तो हमारा अल्फा और बीटा ऑप्शन क्या है, गलत। पीपल एक्सपेक्ट दीज टू, जब आपने टू लिख दिया ना तो ये बात तो तय होगी कि टू के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है डेटम और प्लूरल नाउन हमारे पास होता है डेटा। जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है क्राइटेरियन और हमारे पास प्लूरल नाउन होता है क्राइटेरिया। तो जैसे ही इसी तरह जैसे अब हम बोलेंगे स्ट्रेटम, तो स्ट्रेटम हमारे पास क्या रहने वाला है, सिंगुलर, और लेयर को हम बोलते हैं, और स्ट्रेटा हमारे पास क्या होगा, प्लूरल। तो चूंकि हमने टू लिखा हुआ है तो टू के साथ हम स्ट्रेटम नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 64, कलेक्टिंग मैच बॉक्सेस। बड़ा सिंपल सा रूल है। पहली बात तो ये कि जब भी आप जेरेंड को यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को नाउन के तौर पर यूज करें और आप उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट लिखें, तो आपने याद रखना है, आपने इसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, आपने इसको कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करना। तो कलेक्टिंग मैच बॉक्स आर तो किसी सूरत नहीं हो सकता, जिस तरह आप बोलेंगे रीडिंग बुक, कलेक्टिंग कॉइन्स, इसी तरह यहां पर कलेक्टिंग मैच बॉक्सेस आप कभी भी आर के साथ नहीं लिखेंगे, तो हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद है वन ऑफ हिज, और जहां पर भी वन ऑफ आ जाता है तो इसके बाद आने वाला नाउन हमारे पास क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर प्लूरल होना चाहिए। जैसे आप कभी भी नहीं ये लिख सकते कि वन ऑफ द स्टूडेंट, आपको लाजमी तौर पर वन ऑफ के साथ आने वाले नाउन को क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। तो वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। इसी तरह यहां पर वन ऑफ हिज फेवरेट पास्ट टाइम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वन ऑफ हिज फेवरेट पास्ट टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 65, यू शुड डिसाइड विच वन ऑफ द थ्री चॉइस। अब वही बात है कि जब आप वन ऑफ लिखेंगे और वन ऑफ थ्री लिख रहे हैं आप, तो हम तीन में से एक की बात कर रहे हैं ना, तो हम चॉइस का वर्ड नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, वन ऑफ द थ्री चॉइसेस। जब भी आप वन ऑफ लिखेंगे तो उसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इस वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या होगा, गलत। अब आगे चलेंगे, विच वन ऑफ द थ्री चॉइसेस ए, बी और सी बेस्ट आंसर। लेकिन आपने इसको कंसीडर क्या करना होता है, सिंगुलर कंसीडर करना होता है, तो आप इसे आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसे क्या लिखेंगे, आंसर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। ये बिल्कुल इसी तरह बेटे याद रखिएगा, जैसे देखिए मैं बोलता हूं वन ऑफ द स्टूडेंट, तो मैं जैसे स्टूडेंट लिखूंगा ना तो वन ऑफ द के साथ स्टूडेंट गलत हो जाएगा, मुझे क्या लिखना होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। और मैं इनके साथ आर कमिंग नहीं लिख सकता,
मुझे क्या लिखना होगा, इज कमिंग। ये याद रखिएगा कि जब भी आप वन ऑफ लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसको आपने कंसीडर क्या करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है, जिसकी वजह से हम आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस का एडिशन करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 66 और ये सेकंड रूल है वन ऑफ का। वन ऑफ का सेकंड रूल कैसे है कि जहां पर भी वन ऑफ द आ जाता है तो उसके साथ आने वाला नाउन हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जैसे यहां पे चारों सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारे पास रिलेटिव केस आ जाता है ना, याद रखिएगा, तो रिलेटिव केस के साथ हमने इसको सिंगुलर कंसीडर नहीं करना होता, हमने इसको प्लूरल कंसीडर करना होता है। अगर यहां पे हु ना लिखा हुआ होता तो हम इस कोर्स को ठीक करते, लेकिन चूंकि रिलेटिव केस हु लिखा हुआ है तो हम यहां पर इसको स्कोर्स को गलत करेंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन स्कोर होगा। अब स्कोर चार्ली में भी लिखा हुआ है और स्कोर अल्फा में भी लिखा हुआ है। स्कोर्स की वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया और हमारा बीटा ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद वाली जो बात है ना, फुल मार्क्स इज जोन या आर जोन, तो डेफिनेटली ये वाली जो बात की गई है, ये वाली बात पहले वाले स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, ये बात किसके बारे में है, जोन के बारे में है। तो चूंकि जोन सिंगुलर है तो हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, हम आर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। ये याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा और हमने उसको सिंगुलर कंसीडर करना होता है, लेकिन अगर रिलेटिव केस आ जाए तो फिर हमने इसको प्लूरल कंसीडर करना होता है, फिर हमने इसको सिंगुलर कंसीडर नहीं करना होता। उसके बाद हमारे पास चलेगा 67 गोल्ड एज वेल एज। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम फर्स्ट वन को प्रेफर करते हैं, हमारे पास विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, अकम्पनीड बाय है, इन एडिशन टू है, एज वेल एज है, एक्सेप्ट है, बट है, ऑफ है। इन सारी सूरतों में हमने प्रेफर किसको करना होता है, फर्स्ट वन को। आप सेकंड वन को देखेंगे भी नहीं तो हम, हमारा सब्जेक्ट चूंकि गोल्ड है तो हम हैव के साथ उस करेक्ट को ठीक कर ही नहीं सकते। अब उसके बाद है हैज राइजन या हैज रेज्ड। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं ना, तो देन हम क्या यूज करते हैं, देन हम रेज यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म हम रेज्ड यूज, थर्ड फॉर्म रेज्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर हम राइज यूज करेंगे, और राइज की सेकंड फॉर्म हम क्या यूज करेंगे, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, राइजन। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि गोल्ड हैज रिसेंटली राइजन इन प्राइस। और अगर मैं यहाँ इस सेंटेंस को कुछ यूं बोल दूं कि द गवर्नमेंट, मैं जल्दी जल्दी से सेंटेंस लिख देता हूं, द गवर्नमेंट हैज डैश द गोल्ड प्राइसेस। अब यहां पे गवर्नमेंट भी आ गया और गोल्ड प्राइसेस भी आ गया, तो ऐसी सूरत में मैं हैज राइजन नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, हैज रेज्ड। लेकिन यहां पर मैं रेज नहीं लिखूंगा, यहां पर मेरा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, राइजन, और करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 68 देयर डैश अ कपल ऑफ गर्ल्स। अब अगेन वही बात है कि आर आ गया, देयर आ गया, सॉरी, तो देयर ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां पर हमारे पास आप देखेंगे कि देयर डैश अ कपल ऑफ गर्ल्स। अब देयर डैश अ कपल ऑफ गर्ल्स की जब आप बात करेंगे ना, तो इस सेंटेंस को, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझे। जैसे फर्ज करें, अगर मैं लिखता हूं अ कपल डैश कमिंग, अगर मैं कोई नाउन साथ नहीं लिखता, मैं बोलता हूं अ कपल डैश कमिंग, तो अ कपल का मतलब क्या है कि मियां बीवी आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं क्या लिखूंगा, अ कपल इज कमिंग। और यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल भी हमें बता रहा है कि हमें इसको सिंगुलर कंसीडर करना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना बेटे, याद रखिएगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ यूं बोलता हूं, अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पे अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स डैश कमिंग का ये हरगिज नहीं मतलब होगा वो कपल, वो पेयर वाला, वो वैसा तो नहीं बन सकता ना स्टूडेंट का। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा, अ कपल ऑफ असल में जो मीनिंग देता है वो मीनिंग देता है सम के। जैसे अगर आप बोलेंगे आई एम फेसिंग अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ अ डेज, तो आई अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। इसी तरह
जब आप लिखेंगे अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स डैश कमिंग, तो इसका मतलब है सम स्टूडेंट्स डैश कमिंग, तो हम इसे क्या लिखेंगे, आर कमिंग। इसी तरह यहां पर आप जब लिखेंगे अ कपल ऑफ, तो पहली बात आप अ कपल ऑफ गर्ल तो लिख नहीं सकते, आपको क्या लिखना है, कपल ऑफ गर्ल्स, क्योंकि इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। जो बिल्कुल इसी तरह सम के साथ भी आने वाला नाउन आपके पास क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो अ कपल ऑफ गर्ल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा 4D और डेल्टा ऑप्शन क्या होता है, गलत। और जब आप अ कपल ऑफ गर्ल्स लिख रहे हैं तो हमने इसको प्लूरल कंसीडर करना है, जिसकी वजह से याद रखिएगा आप देयर आर अ कपल ऑफ गर्ल्स लिखेंगे, ना कि देयर इज अ कपल ऑफ गर्ल्स। आप इस की वजह से बीटा ऑप्शन को गलत करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि यहां पर अ कपल ऑफ का मीनिंग वो नहीं लीजिएगा मियां बीवी वाला, यहां पर अ कपल ऑफ गर्ल्स का मतलब सम गर्ल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है 69, ईच ऑफ द। देखें, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए, मैंने आपसे कहा कि आपके पास है आइदर, आपके पास है नाइदर, आपके पास है ईच। और अच्छा एक और बात है, जब मैं ये बात करते करते कह देता हूं ना कि मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको वो बताया, तो असल में मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा होता हूं जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर सेशन मेरे से पढ़ा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर सेशन नहीं पढ़ा, ये मैं एक्सप्लेनेशन उनके लिए लिख रहा होता हूं असल में। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अगर मैं ये डिस्कशन करूं तो मैं ये 15 मिनट में 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर जाऊंगा, क्योंकि उनको मैंने सारी चीजें पहले A to Z बताई हुई हैं। तो ये जो जितनी मेहनत, जितनी कोशिश मैं तगोदो कर रहा हूं ना, ये मैं उन बच्चों के लिए, उन बेटों बेटियों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने रेगुलर सेशन हमसे नहीं पढ़ा हुआ। तो आइदर नाइदर ईच को हम सेंटेंस में 2 तरह से लिखते हैं, या तो हम इनके साथ फौरन से सब्जेक्ट को लिख देते हैं, या हम इनके साथ ऑफ लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर हम लिखेंगे ईच स्टूडेंट, और हम लिखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट, और हम लिखेंगे आइदर स्टूडेंट, या हम लिखेंगे आइदर ऑफ द स्टूडेंट। अब जब मैंने बोला ना आइदर ऑफ द स्टूडेंट और ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो ये याद रखेंगे दोनों गलत है। दोनों गलत कैसे हैं कि जब मैंने आइदर नाइदर ईच के फौरन बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो ये सब्जेक्ट लाजमी तौर पर कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे ऑफ के साथ सब्जेक्ट लिखना है ना, तो ये याद रखिएगा ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। यानी कि अगर मैं बोलूंगा आइदर स्टूडेंट, तो आइदर स्टूडेंट्स मैं नहीं लिखूंगा, मुझे क्या लिखना होगा, आइदर स्टूडेंट। और अगर मैं लिखूंगा आइदर ऑफ द स्टूडेंट, तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर है, जब ईच ऑफ लिखा हुआ है तो ईच ऑफ के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल के लिए बीटा और डेल्टा ऑप्शन दोनों क्या होते हैं, गलत। अब यहां से अगली बात ये याद रखिएगा कि इन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना होता है, सिंगुलर के तौर पे। जैसे मैं बोलूं आइदर स्टूडेंट डैश कमिंग, और मैं बोलूं आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कमिंग, दोनों सूरतों में मैं लिखूंगा इसको किसके साथ, इज के साथ। तो इसी तरह यहां पे ईच ऑफ द प्रपोजल्स डिजर्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिजर्व्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। तो ये याद रखिएगा, दोनों सूरतों में ट्रीट इनको सिंगुलर ही करना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन 70, सम ऑफ द स्टाफ। जब आप स्टाफ बोल रहे होते हैं तो आप याद रखिएगा आप कलेक्टिव नाउन बोल रहे होते हैं, और इसका मतलब वो सारे मेंबर्स होते हैं जो किसी भी इदारे में किस एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो स्टाफ्स का वर्ड लिखना ही टेक्निकल गलत है। जैसे आपके पास वर्ड होता है ना ऑफ स्प्रिंग, अब ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, औलाद। अब अगर एक बंदे की जितनी भी औलाद है ना, 50 बच्चे भी हैं, तो फिर भी आप ऑफ स्प्रिंग का वर्ड यूज करेंगे, आप उसके साथ ऑफ स्प्रिंग्स का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसी तरह स्टाफ्स यूज नहीं होगा, आपके पास क्या यूज होगा, स्टाफ। और चूंकि आपके पास लिखा हुआ है सम ऑफ, और सम का मतलब क्या होता है कि आप इसे क्या कंसिडर करेंगे, प्लूरल। तो सम ऑफ द स्टाफ इज तो नहीं हो सकता, बल्कि आपके पास क्या चलेगा, सम ऑफ द स्टाफ आर अप टू अराइव लेट ऑन मंडे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 71, आइदर सजेशन। अब आ गया आपके पास वही जब हम ईच आइदर और नाइदर की बात कर रहे थे। जब आइदर सजेशन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको किसके तौर पर कंसीडर करेंगे, हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसको सिंगुलर बनाएंगे।
तो जब हम इसे सिंगुलर बनाएंगे तो हम इसके साथ डू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसके साथ क्या लिखेंगे, डज। और जब आप डज लिखेंगे तो डज के साथ, डू के साथ, डिड के साथ, जब भी आप डू, डज या डिड लिखते हैं तो आपने उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। आपने उसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करना होता। तो हम अपील्स नहीं लिखेंगे बल्कि अपील लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 72, देयर वाज मैनी पीस न्यूज। देखें, ये वो रूल है जो हमारे पास उन वर्ड्स के लिए चलता है, जैसे हमारे पास वर्ड है एडवाइस, हमारे पास वर्ड है न्यूज, हमारे पास वर्ड है वर्क, हमारे पास वर्ड है अब्यूज। ये वो वर्ड्स हैं जिनका आप डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनका आप डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते। तो जब आप इन ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो पहली बात तो ये कि आप इनके साथ मैनी का वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे चार्ली में अगर आप देखेंगे देयर वाज मैनी न्यूज, आप मैनी न्यूज लिख ही नहीं सकते क्योंकि न्यूज कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैनी एडवाइस नहीं लिख सकते, मैनी वर्क नहीं लिख सकते, मैनी अब्यूज नहीं लिख सकते। उसके बाद आपने याद रखना है आप इनका इनडायरेक्ट प्लूरल बनाते हैं, और इनडायरेक्ट प्लूरल बनाने के लिए आप इसके साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, पीसीज ऑफ। तो जब आप पीसीज ऑफ यूज कर रहे हैं, जब आप मैनी यूज कर रहे हैं तो मैनी के साथ पीस नहीं आएगा, बल्कि मैनी के साथ आपको क्या लिखना होगा बेटे, मैनी पीसीज ऑफ न्यूज लिखना होगा। तो इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या होता है, गलत। उसके बाद आप देखेंगे डेल्टा ऑप्शन में देयर वर मच न्यूज। अब मच यूज किया गया है डेल्टा में भी और मच यूज किया गया है अल्फा बीटा में भी। अब मच न्यूज के साथ यूज करना बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के लिए हम मच का वर्ड यूज करेंगे सॉरी। लेकिन हमारे पास जब हम मच न्यूज लिख रहे होंगे तो हम इसे प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हमें सिंगुलर कंसीडर करना होता है। तो बेटे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 73, दोज ट्राउजर्स। अब ये ट्राउजर्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ये वो नाउन है जो दिखने में जो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल ट्रीट किया जाता है। जैसे आपके पास कौन से वर्ड्स हैं, आपके पास कौन से ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास सीजर्स हैं, आपके पास ग्लासेस हैं, आपके पास जीन्स हैं, आपके पास ट्वीजर्स हैं, आपके पास एक पूरी लिस्ट है 12-15 नाउन जो आप पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, लेकिन चूंकि उनके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं इस वजह से उन्हें प्लूरल कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए हम दोज ट्राउजर्स मेक्स नहीं लिख सकते, और मेक्स की वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या होता है, गलत। और मेक यू लुक, मेक जब आप यू लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ लुक्स का वर्ड तो नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, लुक। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, अल्फा, दोज ट्राउजर्स मेक यू लुक। उसके बाद हमारे पास है 74, मोस्ट ऑफ द ओल्डर रिपोर्टर्स। जब आप मोस्ट ऑफ लिख रहे हैं और उसके साथ काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो डेफिनेटली तौर पर काउंटेबल नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर्स। और जब आप इसे प्लूरल लिख रहे हैं तो आप इसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ओल्डर रिपोर्टर्स हैज नहीं आएगा, बल्कि आपके पास क्या आएगा, हैव। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। ये मोस्ट ऑफ भी याद रखिएगा उन वर्ड्स के साथ है जिनमें आप साथ आने वाले सब्जेक्ट को, साथ आने वाले नाउन को देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर हो तो आप इसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, अगर साथ आने वाला नाउन प्लूरल हो तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 75, अ ग्रुप ऑफ अस। अच्छा, अब ये दो एक्सप्रेशन याद रखिएगा। एक वर्ड है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ अस। अब पहली बात तो यह है कि जैसे ऑफ आ गया ना तो प्रेपोजिशन के बाद आप रूल पढ़कर आए हैं कि प्रेपोजिशन के बाद आपने प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना होता है, आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो जब आपने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है ना तो अ ग्रुप ऑफ वी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब आपका चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो यहीं पर गलत होता है। आप जरा रूल पर आ जाएं। अभी हमारे पास है जैसे अ ग्रुप ऑफ अस, और दूसरा एक्सप्रेशन याद रखिएगा, दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अच्छा, अब ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना आपके पास, ये आपको दोनों दिखने में, सुनने में, पढ़ने में इस तरह लगेंगे कि ये ऑफ की वजह से मुझे पहले को प्रेफर करना है तो पहले में ग्रुप लिखा हुआ है, मुझे ऑफ की वजह से पहले को प्रेफर करना है पहले में बोर्ड लिखा हुआ है तो मुझे सिंगुलर कंसीडर करना है। लेकिन ये याद रखिएगा, आप इन्हें अनयूजुअल केसेस कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस कह सकते हैं। आ ग्रुप ऑफ अस हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, दोनों सूरतों में आपने इनको कभी भी सिंगुलर कंसीडर नहीं करना, सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, बल्कि क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। इसी तरह यहां पर जब आप लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ अस, तो अ ग्रुप ऑफ अस के लिए वाज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, वर। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। बीटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ अस हो या द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, तो आपने डायरेक्टर्स हो तो आपने याद रखना है, आपने इनको सिंगुलर कंसीडर नहीं करना। बजाय इसके ये दिखने में, पढ़ने में, सुनने में लगेंगे ये सिंगुलर है, लेकिन आपने इनको सिंगुलर कंसीडर नहीं करना, ट्रीट नहीं करना, आपने इनको प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन 76, और क्वेश्चन 76 में हमारी कमिटमेंट के मुताबिक वो कैब के क्वेश्चन है और मैंने आपको आंसर्स बताने होते हैं। आंसर आपने पता करने, अपने क्वेश्चन वेरीफाई करने, और जो गलत हो आपने उनका वन बाय वन एक एक वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में से खुद देखना है। तो हम देखेंगे ही हैज गुड डैश ओवर। अब ओवर चूंकि आ गया ना, तो हम ही हैज एक्सपर्टीज भी लिख सकते थे, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा होना चाहिए था, इन। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, ही हैज गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 77, आसान तरीन है। जहां पर भी न्यूज की बात होती है तो डेफिनेटली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लेटेस्ट का वर्ड यूज करते हैं। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। ये तो आसान है, ये तो सबका ही ठीक होगा, और कोई पागल ही होगा, कोई चरसी होगा जिसने इसको गलत किया होगा। उसके बाद है 78, आफ्टर रिसेंट माइल्ड हिज मूवमेंट आर डैश रिस्ट्रिक्टेड। अब उसके बाद वो लिखता है अदरवाइज ही स्टिल वेरी एक्टिव। कहता है अगरचे वो फिर भी एक्टिव रहता है, इसका मतलब है जो उसको पैरालिटिक अटैक हुआ है उसने उसको ज्यादा असरअंदाज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, स्लाइटली। उसके बाद है हमारे पास 79, इफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रियली एग्जिस्ट। और जहां पर भी लैंग्वेज का वर्ड आ जाता है तो आप याद रखिएगा लैंग्वेज का बेसिक पर्पस ही क्या होता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, टू कम्युनिकेट। तो जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो हमें बजाय दूसरी चीजों को देखने के हमें इसका रेलिवेंट वर्ड निकालना, और वो रेलिवेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, अल्फा। उसके बाद है आपके पास बेटे उसके बाद है बेटे आपके पास लास्ट क्वेश्चन 80, और 80 क्वेश्चन है आपके पास, ही ग्रांटेड द रिक्वेस्ट बिकॉज ही वाज डैश टू डैश हिज फ्रेंड। उसने उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी, रिक्वेस्ट सुन ली, बात मान ली, क्योंकि वो क्या नहीं करना चाह रहा था, ही वाज डैश, वो रिलेक्टेंट था क्या करने के लिए, कि अपने दोस्त को डिसअपॉइंट करने के लिए। ही वाज रिलेक्टेंट टू डिसअपॉइंट हिज फ्रेंड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। और इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन होती है खत्म। जो कोई बात समझ में ना आई हो, जो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, मैं बार बार बोलता हूं, हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, आप तक हमारी बात पहुंच रही है, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम के यू आर माय स्टूडेंट और नॉट, आपने लाजमी तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो बेटे आपने लाजमी तौर पर डायरेक्टली राब्ता कर लेना है 030725000285 पे। मैं हमेशा के लिए अवेलेबल रहता हूं अपने सारे बेटों और बेटियों के लिए। अगले टेस्ट के लिए कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे। अल्लाह ताला किसी की मेहनत और कोशिश जाया नहीं करता है, और मेहनत और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।